नमस्कार नाज़िया जी, जय श्री राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच अंजू जी। नाज़िया जी, तौकीर रज़ा पहुँचे हुए थे बरेली में आज कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और इतनी सारी भीड़ लेकर वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? अगर उन्हें डिटेन कर लिया गया है, अंदर ले जाया गया है, तो फिर तो वो जल्दी से बाहर आ जाएँगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लंबे समय तक अंदर ही रखना चाहिए ताकि उनकी माँग पूरी हो जाए? नहीं, मुझे तो लगता है कि डिटेन ना करके और जेल में ना रख करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अटारी बॉर्डर से धक्का मार देना चाहिए और उनके साथ-साथ तौकीर रज़ा के साथ-साथ उनके जितने चट्टे-बट्टे बाहर निकले हैं जाली टोपीदार वाले, हाथ में पत्थर लेकर के नंगा नाच नाचने वाले, वो उनको भी ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए कानून ऐसा है और अब जो नया कानून बना है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और उसमें समय लगेगा। तो कानून ऐसा है कि फिर इनको रिहाई भी मिल जाएगी और रिहाई मिलने के बाद फिर ये और शेर दिल बन करके बातें करेंगे। मुझे हुँ। ऐसा लगता है कि इससे भी इनकी टीआरपी बढ़ रही है, इससे भी इनकी पब्लिसिटी बढ़ रही है क्योंकि अगर ये 2 साल भी अंदर रहते हैं, 2 साल भी अंदर टिकते हैं, तब इनके अंदर का जो एक मतलब एरोगेंट है, इनके अंदर का जो एक जिहादी मेंटालिटी है, वो बाहर निकलेगा। वो बाहर आ जाएगा, वो कहीं न कहीं एक कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन 2 दिन 4 दिन में अगर बेल हो जाता है, तो इससे तो फिर और एक शेर दिल उनका हो जाता है। अब जैसे मुफ्ती सुलेमान के इसमें हमने क्या देखा? उसका उसका उसके फ़ोन से, उसके ट्रस्ट के माध्यम से पाकिस्तान से भी कनेक्शन देखे गए। पर कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। हुँ। कोर्ट ने उनको हालाँकि एआई बेल है, एड इंटरिम बेल है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता है। उसको थाना में पुलिस स्टेशन में जाकर के डायरी मेंटेन कराना पड़ेगा, अपनी हाज़िरी देनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें हैं एड इंटरिम बेल में। लेकिन कम से कम साल भर अंदर रहना चाहिए था ताकि पूरे इन्वेस्टिगेशंस जो है, वो प्रॉपर तरीके से हो सके कि ट्रस्ट में इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, इजिप्ट में पढ़ाई कैसे किया, इतनी हुँ। लग्ज़रियस लाइफ़ कैसे कैसे हो रही थी। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में जो इमाम बहता है वो 3,500 रुपए है और जो मुअज्जिन बहता है वो 2,000 रुपए है। वो भी अभी 2023 में हुआ है तो ऐसे ही अगर दूसरे राज्यों में हम झांक कर देखें तो 3,500 4,000 ये इमाम बहता मुअज्जिन बहता होगा। तो ये 3,500 4,000 रुपए में इनकी इतनी लेविश लाइफ हो कैसे जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब है कि जितना भी मस्जिद के लिए चंदा आता है, मज़ार के लिए चंदा आता है, उसके बाद फितरा ज़कात आता है, अनाथ बच्चों के लिए आता है, यतीम बच्चों के लिए आता है, मदरसों के लिए आता है, वो सब इनके पॉकेट में जाता है। तो ये हुँ। भी तो एक बहुत बड़ा स्कैम है और हमने हालिया में मदरसा स्कैम देखा है और बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था। तो मुझे लगता है कि उनको रोकना चाहिए था और धन्य है भाई हमारे हमारे राष्ट्र के हिंदू हालाँकि मैंने बोला भी था कि पुलिस से इनको रिहाई मिल जाएगी। मैंने कई न्यूज़ चैनल्स पर ये बात बताई कि पुलिस से इनको रिहाई मिल जाएगी या इनको बेल मिल जाएगा कोर्ट से। जितने भी लोग हैं जिनको वाक़ई में उनकी बातों से तकलीफ हुई है क्योंकि उन्होंने तो खुले मैदान में कहा था सुलेमान ने कि भई हुँ। आज आज कुत्तों का दिन है, कल मेरा दिन आएगा। ये तो उन्होंने खुले में कहा था। तो अलग-अलग से 156 क्रॉस 3 करें। मैंने ये बात कही है और न्यूज़ पर बैठ कर के कैमरा के सामने कही है। पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, सब अपने-अपने काम में व्यस्त है। सो इट्स ऑल राइट। अब ये बात है इनका तौकीर रज़ा का है। हुँ। तो जिस हिसाब से मॉब लोग आकर के खड़े हो चुके हैं, कहीं न कहीं पुलिस को भी लगेगा कि कोई झगड़ा-झमेला ना हो जाए, तो छोड़ दो भाई, बख्श दो ये इनको हवाबाज़ी करने दो और इनको माहौल खराब करने दो। पर आप ये देखो ना ज्ञानवापी को लेकर किस तरह की स्टेटमेंट तौकीर रज़ा ने दी कि अगर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो बहुत कुछ हो जाएगा और उसी का नतीजा हल्द्वानी में देख लो। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है वो ऐसे मुल्ला मौलवियों के भड़काने वाले बयानों से ही तो हुआ है। और कैसे कोई अचानक से लोग बाहर आ गए और हंगामा कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है। पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से बिल्कुल वैसा मॉडल जो था वो दिल्ली दंगों में फॉलो किया गया था। छतों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, वैसा ही पूरा का पूरा वहां पर क्रिएट किया गया। देखिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम्म। और 82.7% सनातनियों का गला कैसे काटा जाता है वो दिखाएगा जोड़ा अवेसी। ये उसने कहा था ना, इलेक्शन के वक्त में उसने कहा ना, एक इशारा कर देंगे तो पुलिस की पैंट गीली हो जाएगी, उसको दौड़ के भागना पड़ेगा। कितने घंटे जेल में रहा? कितना कितना एफआईआर उसके ऊपर हुआ? नीलवटा सन्नाटा।
अगर जैसे मॉब मुसलमान बनाते हैं, नहीं कह रही हूँ वैसे बनाने के लिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो कर सकते हैं ना। कानून के बैरिकेड में तो हम जा करके किसी भी न्यायपालिका में पूछ सकते हैं ना कि ये बात बोल रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, सबका धड़ अलग और सर अलग दिखा देंगे, तो ये किस दिशा में लेकर के जाया जा रहा है। पर नहीं, ये सब सब आराम से है। अभी आपने हल्द्वानी की बात कही है, आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से पूछिए कि हल्द्वानी में ऐसा हुआ, बोलेंगे वहां हुआ है ना। आप बिहार के हिंदुओं से पूछिए, वहां हुआ है ना। आप राजस्थान के हिंदुओं से पूछिए, वहां हुआ है ना। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन मुसलमानों में मेजोरिटी बहुत है। मुसलमानों में मेजोरिटी इतनी है कि देखिए, ज्ञानवापी के लिए पूरे भारत से लेकर के पाकिस्तान का मुसलमान भी छाती पीट रहा है। आप सोचिए, सिर्फ इनकी मेजोरिटी सोचिए। एक बार मदनी आवाज दे देता है तो पश्चिम बंगाल से भी ट्रक ट्रक में लोग चले जाते हैं बरेली, उसके जलसे को अटेंड करने के लिए। और पश्चिम बंगाल तो मैं स्पेसिफिकली कहूंगी कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अगर आज ममता बनर्जी बोल दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, तो वो लोग पढ़ लेंगे। मुश्किल से 1-1.5 लाख बोलेगा नहीं मैं कट्टर हिंदू हूं, लेकिन बाकी लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो आप लोग जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं ना, आपकी मेजोरिटी बहुत कमजोर है। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी, जिहादन और ऐसे आतंकी लोगों को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। हिंदू धर्म के बस की बात नहीं है। वो वही होगा कि हम जैसे लोग हैं, विष्णु जैन जैसे लोग हैं, जो कानूनी तरीके से हम लोग इस चीजों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। छोटी से छोटी घटनाओं पे भी हम लोगों को हाई कोर्ट पहुंचना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ता है, और बड़ी घटनाओं पे भी हम लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ता है। इसके अलावा फिर अलग अलग विभिन्न चैनल्स पर बैठ करके लोगों में ये एहसास भी दिलाना पड़ता है कि भारत सुकून में तभी आ सकता है जब ऐसे ऐसे दंगई के हाथ में हथकड़ी आएगी। ये हमें बताना पड़ता है। पर नाजिया जी, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वहां पर तो जमीन जो थी सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर अवैध कब्जा था, अवैध मज़ारें बनाई गई थी, अवैध मस्जिद बनाई गई थी। और ताज्जुब की बात यह कि वहां का तो डेमोग्राफी चेंज हो गया है। 20 साल पहले जहां पर 1,000 के आसपास मुस्लिम आबादी थी, आज की तारीख में 1.5 लाख से ऊपर हो गई है। तो ये सब कुछ तो अचानक तो नहीं हो सकता ना। सोच समझ कर बिछाई गई बिसाती दिखती है ना ये सारी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जिस राज्य में भी जाइएगा, रेलवे ट्रैक के पास, बॉर्डर के पास, मुस्लिम मुस्लिम एकदम हाईली पॉपुलेटेड एरिया में, ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, पूल के नीचे, आप ये सारी चीजें देखिएगा, झोपड़ी बना बना करके मुसलमान रहते हैं। अब आप सोचिए कि 50 से 70 साल से वो लोग वहां पर रह रहे थे। 50 से 70 साल से 1,000 से कम ही लोग थे, और आज 1.5 लाख से ऊपर के लोग हैं। वहां पर कारोबार भी स्टार्ट हो चुका है, दुकानें खुल चुकी हैं। वहां पर लोगों ने अपना मदरसा भी बना दिया, वहां पर लोगों ने अपनी मस्जिद भी बना दी, वहां पर लोगों ने अपना ईदगाह भी बना दिया। हालांकि 200 करोड़ से ऊपर पैसा हर साल वक्फ बोर्ड के पास आता है, और इतनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास कि वो एक छोटा मोटा पाकिस्तान खोल सकते हैं वक्फ बोर्ड वाले अपनी अपनी संपत्ति पर, अपनी प्रॉपर्टी पर। तो क्या ये उसमें नहीं रख सकते हैं इन लोगों को कि भाई हमारे पास जो जगह है तुम उसमें रहो? लेकिन नहीं। क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को, ये मजहब की किताब में बताया गया है कि तुम टुकड़ा टुकड़ा हो करके रहो, और फिर वहां पर तुम भगदड़ मचाओ, वहां पर तुम अपना अपना जिहादी एक्टिविटीज करो, और वहां के गैर नॉन मुस्लिम लोगों को तुम परेशान करो, तकलीफ दो। ये तो मजहब की किताब में बताया गया, और मैंने कई बार आपके सामने पढ़ करके सुनाया है। अब देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था कि स्टेट अथॉरिटी रिमूव इंक्रोचमेंट फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी बनभोलपुर एरिया। अकॉर्डिंग टू द रेलवे, देयर आर 4,365 इंक्रोचमेंट ऑन द लैंड। छोटी छोटी दुकानें भी थी, मदरसे भी थे। अच्छा, आप सोचो कि 1 महीना पहले उन लोगों को नोटिस जा चुका है नगर पालिका से कि भाई हम इसको खत्म करेंगे। उनको पता है कि इसको खत्म किया जाएगा, और अपने घर को बचाने के बजाय उन्होंने क्या किया है? पत्थरबाजी जम के हुई है,
पेट्रोल बॉम्ब, मतलब शीशी बोतल में पेट्रोल डाल करके उसमें पेट्रोल बॉम्ब जम करके हुआ है। मुसलमान महिलाएं, जो औरतें, आप लोग सस्ते में ले लेती हैं मुसलमान औरतों को, सोचती नहीं बेचारी क्या करेगी, ये तो हिजाब में रहती है, बेचारी क्या ही कर सकती है, आप लोगों को पता नहीं है। मुस्लिम जिहादन हिजाबन औरतें जो हैं वो अपनी पूरी जिहादन एक्टिविटीज में दिखाई दी हैं। आप देखिए न्यूज, इसमें वीडियो देखो, उसमें दिख रहा है कि वो आगे सबसे पहले लाइन में तो वही खड़ी है। पत्थर कितना मारी हैं आपको पता है, अपने हिजाब में भर भर करके पत्थर लेकर के आई थी। बच्चों ने मारे हैं, लड़कियों ने मारे हैं, ये तो पुलिस ही बता रही है, वहां की वो महिला पुलिस। अच्छा, पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जम करके तोड़ा फोड़ा गया है। उसके बाद आग जुबान से भी और माचिस से भी लगाया गया है। जुबान से भी जिहादन महिलाओं ने वो जो टेंट पहन लेती है, काला काला बुर्का, और उसके बाद फिर माचिस से तो लगाया ही लगाया है। ना जाने हजारों स्कूटी, उसके बाद फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर पुलिस का जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आता है, गवर्नमेंट का जो गाड़ी आता है, गवर्नमेंट की जो वैन थी, गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी था, यहाँ तक के हल्द्वानी पुलिस स्टेशन को भी इन लोगों ने फूंक दिया, उसको भी फूंक दिया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, मैं जब भी डिबेट में बैठती हूँ तो जितनी भी हिंदू हिंदू जो जो सनातन धर्म से जो पैनलिस्ट आती हैं, वो भी कहते हैं बेचारी हिजाब वाली है। अरे वो बेचारी नहीं है, वो नहीं, मैं आपको बेचारी नहीं बोलती, मैं बेचारी नहीं बोलती, आपने मुझे सिखा दिया क्यों बेचारी नहीं है। वो बेचारी नहीं है। एक तो जितनी भी मुसलमान लड़कियां जो हिजाब में होती हैं, आप उनमें देखिएगा कि वो गिरगिट से तेज रंग बदलती हैं। उनको पता रहता है कि कब हिजाब में उनको एकदम इनोसेंट बन जाना होता है, कब उनको एकदम शैतान की तरह अपनी एक्टिविटीज दिखाना होता है, कब उनको एकदम रोना धोना करना होता है। हम लोग बहुत बेवकूफ है, हम लोग बहुत अपने आप को समझदार और तेज तर्रार समझते हैं, लेकिन हिजाब में जो फैसिलिटीज हिजाबन को जिहादन को मिलता है, देखिए बॉयफ्रेंड के साथ आराम से हिजाब में घूमती है, बगल में बैठा हुआ बाप भी नहीं पहचान पाएगा। अगर बॉयफ्रेंड में चिपक करके जा रही है और बगल बाइक में अगर बाप और भाई बैठा हुआ है, वो भी नहीं पहचान पाएगा कि मेरी बेटी अश्लीलता करते हुए चल रही है। कल ही मैं कोंटाई कोर्ट से रिटर्न आ रही थी, मैंने अपने जूनियर्स को भी दिखाया कि देखो ये हिजाब में अपने बॉयफ्रेंड के टी शर्ट के अंदर हाथ डाली हुई है, अब बाप अगर बगल में रहेगा नहीं पहचान पाएगा इसको। तो बहुत सारी फैसिलिटीज है हिजाब में, यही वजह है कि हिजाब उतारना नहीं चाहती है ये लोग। आईपीएस आईएएस कैसे बनेगी, क्योंकि उसमें तो ये अश्लीलता नहीं कर पाएगी ना। आज मैं किसी लौंडे के साथ हाथ में हाथ लेकर के घूम सकती हूँ? नहीं, तुरंत लोग पूछेंगे नाजिया लाई खान को देखा घूमते हुए। अब क्या है, जी बोलिए। मैं यही कह रही हूँ कि लेकिन बुर्का पहना होगा तो कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा, इसीलिए वो सारी की सारी जितनी महिलाएं आगे थी वो बुर्के में थी। अब उनकी शिनाख्त भी तो नहीं हो सकती ना नाजिया जी, पहचान करने जाएंगे पुलिस वाले तो किसको पहचानेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी ये मुसलमान जिहादन लोग जब भी इस एक्टिविटीज में, जिहादी एक्टिविटीज में हिजाबन उतरती हैं, तो ये हिजाब जरूर कैरी करती हैं, भले ही वो अपनी निजी जिंदगी में पहनती हो या ना पहनती हो, पर वो हिजाब जरूर कैरी करती हैं। आप कानपुर राइट्स को फिर से आप वीडियो में निकाल करके देखिए और सारे न्यूज देखिए कानपुर राइट्स के। 1 साल पहले की ही बात है ना, कानपुर राइट्स में क्या हुआ था, सारी हिजाबन और जिहादन जो है हिजाब में आई थी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में जब मुसलमान टीएमसी नेता शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए ईडी आई थी, जो ईडी को पूरा मौत के घाट उतार दिया गया, जी न्यूज के ड्राइवर को, उसके एंकर को मौत के घाट उतार दिया गया, तो वो मौत के कौन घाट थी? नहीं उतारा गया, मारने की कोशिश की गई थी, है ना। हाँ। घाट उतारा तो गया, उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन बेचारा सख्त जान नहीं मरा, बेचारा सख्त जान जो नहीं मरा। नहीं तो जिस हिसाब से ईडी ऑफिसर के माथे पर चोट आया था और ड्राइवर को चोट आया था, एक बड़े न्यूज चैनल के ड्राइवर को, वो तो मर ही जाता। तो उसमें कौन थी, सारी की सारी महिलाएं थी, और वो वही हिजाबन महिलाएं थी। उसके बाद फिर आप शाहीन बाग याद कीजिए। हाँ, अरे वहां तो 82 साल की बुजुर्ग महिलाओं को बिठाया गया था, याद करो, जो बड़ी फेमस हुई थी एक वहां पर महिला, जी और वहां पर जाकर भी तीस्ता सीतलवाड़ जाकर उनको क्लासेस देती थी क्या क्या बोलना है मीडिया के हाँ सामने। जी, फिर वो शेरवानी वहां जाती थी बताने के लिए कि हमें फिलहाल इनके साथ दिखना है, हमारी सोच इनकी जैसी नहीं है, लेकिन अपनी सोच को पाने के लिए हमें इनके साथ चलना है। तो अभी हाँ। देख लिए, अभी आपको समझ में आ गया, और जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी समझ में आ गया कि हिजाब मतलब इनोसेंट नहीं, हिजाब मतलब कि वो हालात की मारी नहीं है। अच्छा, हम मुस्कान को भूल सकते हैं क्या?
अलकायदा के चीफ का मैसेज आया था उसके लिए, अलकायदा के चीफ का। और आज आप मुस्कान को सोशल मीडिया पर देखिए, सऊदी अरबिया में जो घर और जो प्रॉपर्टी उसके पास है, हम और आप सोच भी नहीं सकते, हम और आप सोच भी नहीं सकते। उतनी लैविश लाइफ के लिए हर साल वो उम्रा करने जाती है और हज करने जाती है माँ बाप के साथ। तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? अभी देखिए कि हल्द्वानी वायलेंस में जो मॉब था वो प्री प्लान, वो बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली प्री प्लान रेडी हुआ था। उनको कोई मतलब नहीं था कि वो अपने घर को सेव करेंगे। घर सेव होता है कानूनी तौर तरीके से। मॉब लेकर के जिहादी एक्टिविटीज से कभी घर सेफ नहीं होता है, कभी भी घर सेफ नहीं होता है। अच्छा, वायलेंस ब्रोक आउट कब किया गया है? जब इलीगल बना हुआ मदरसे पर बुलडोजर चला है। उसके बाद फिर मैं बताना चाहूंगी, हालांकि आज डीएम ने बहुत क्लियरली फुटेज के साथ सारी चीजें बताई हैं, अभी 1 घंटे पहले ही बताया है उन्होंने। अच्छा, नोटिस जो है वो 30 तारीख को ही दे दिया गया था और आज हो गया है आपका 9 तारीख। उसके बाद फिर कुछ हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था कि इसको तोड़ दिया जाए, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो रेलवे की प्रॉपर्टी है और रेलवे बार बार केस जीत रहा है। और ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट जाकर के स्टे की बात कर रहे हैं, और स्टे तो उस प्रॉपर्टी पर हुआ नहीं था, बिल्कुल भी स्टे नहीं था, स्टे की तो कोई कागज नहीं थी। अंडर ट्रायल वो मैटर है, अंडर हियरिंग वो मैटर है, प्रॉपरली स्टे तो हुआ नहीं है। आपकी पहलू बता रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबा नकवी जैसी जो होनहार बड़ी पत्रकार है वो भी ट्वीट कर रही हैं कि इसको तो स्टे लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। तो मैं आपसे सच में, आपने पहलू बहुत अच्छा याद दिलाया फैक्ट, तो आप एक बार फिर मेरे दर्शकों को बताइए कि इसमें कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला था, वहां अभी ये मामला सुना जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तो फैसला दे दिया था ना कि इसको हटाया जाए, इलीगल जितने भी कंस्ट्रक्शन वहां पर है। नहीं, कोई स्टे जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल भी नहीं था। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूरे ऑर्डर पढ़ के सुना दूंगी, मेरे हाथ में ही ऑर्डर है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिख रहा है मुझे, है ना? मैं उसी को पढ़ करके सुना दूंगी। हवाबाजी नहीं करेगी नाजिया इलाही खान। मेरे पास चाइना से पैसा नहीं आ रहा है ना चैनल चलाने के लिए। नाज़िया जी, राष्ट्रवादियों को कहीं से कुछ नहीं मिलता है, राष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों को ही पैसा मिलता है। मैं तो ये बात अंशु जी कई बार बोलती हूँ, वो इलियास साहब को मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है तो मैं बोल दे रही हूँ कि पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बैठाया तो इलियास साहब की बात पर के उन पर फतवा जारी हो गया। मैंने कहा उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, भाइयों बहनों तुम सुन लो, उन्होंने अपना नुकसान किया है, क्योंकि अगर वो जिहादी एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे होते तो उनको धन दौलत पोजीशन मुकाम सब मिलता। अब क्योंकि वो राम भक्ति दिखा दिए हैं तो अब उनको गाली गलौज के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर जहां जहां से कुछ आ रहा होगा वो भी बंद हो जाएगा। और थोक में आ रहे हैं फतवे। मुझे सीमा गुलाम हैदर को देखने के लिए पूरा भारत का लौंडा लोग परेशान रहता है। हम लोग अच्छी बातें भी करते हैं तो हमें हमारे हिस्से में गालियां आती हैं। गालियां आती है बहुत, मतलब ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचते भी नहीं, रुक जाते हैं। लेकिन सीमा हैदर धड़ल्ले से कमा रही है यूट्यूब पे वीडियो बना बना के। देखिए, कच्चा बादाम पर अगाड़ और पिछाड़ हिलाने से भारत के युवा देखेंगे क्यों हमारे भारत में चोली के पीछे गाना ज्यादा हिट होता है। आप सोच लीजिए। तो आप वो बता रही थी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का क्या फैसला था और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? मैं बता रही थी कि डिमोलिशन की बात तो हाई कोर्ट ने बता दी थी और उसका मैं अभी पूरा डेटा पढ़ूंगी। लीगल प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ था, जब उस पर बुलडोजर कार्यक्रम जब स्टार्ट हुआ था, तो तकरीबन कुछ घंटे तक वो बहुत आराम से चला है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तब तक इतनी शांति थी कि उत्तराखंड के पुलिस को और नगर निगम को ऐसा लगा कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये लोग बेचारे सब शांति में, बट एक्चुअली में वो लोग शांति में नहीं थे, वो लोग मॉब इकट्ठा कर रहे थे। वो जो चंद घंटे जो सुकून था वो लोग मॉब इकट्ठा कर रहे थे और ये लोग खुश थे कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। भैया, मुसलमान के हाथ में पत्थर ना हो, बिस्तर पर 4 बीवियां ना हो और जुबान पर 72 वर्जिन हूर का मजा ना हो तो मुसलमान ही नहीं है, तब तो फिर वो मुसलमान ही नहीं है। तो आखिर आधे घंटे के अंदर अंदर
पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीजीपी है, या जितने भी अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, और जितने भी नगर निगम के ऑफिसर्स थे कॉर्पोरेशन के, सबकी भरपेट ठुकाई हुई, सबकी भरपेट मुसलमानों के हाथ से पिटाई हुई, और इतने पत्थर के महिला अधिकारियों ने कुछ कुछ घर के अंदर एंटर किया है अपनी जान बचाने के लिए, तो उस घर को भी इन मुसलमानों ने तोड़ा है, फोड़ा है, जलाया है, और उनकी बहू बेटियों को गाली गलौज भी किया है। सोचिए आप। और ये अच्छा, हाल कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान में, हमारे भारत भारत, अब बोलिए हम लोगों को पाकिस्तान की बात करने की जरूरत है? हाँ हमें बस तो जरूरत नहीं है, हमारे पास तो खुद ही पाकिस्तान है। पाकिस्तानी मानसिकता वही के है। लोग है हमारे पास। मतलब बस। कितने सारे, अभी देखो ना, थोड़े दिन पहले यहाँ पे हरियाणा में भी तो हुआ था, नूह में। जी जी जी। अच्छा, फिर यहाँ पर ही ये लोग खामोश नहीं हुए हैं। हम्म। पुलिस का स्टेटमेंट है कि उनकी प्रायोरिटी थी कि जब पुलिस स्टेशन में को फूका गया आग से, तो वो उसको बचाने में लग गए। दमकल से लेकर के, ऑफिसर से लेकर के, नगर निगम से लेकर के सारे लोग, और जो ऑफिसर अंदर में थे, ड्यूटी ऑफिसर या रजिस्टर डेस्क पर जो बैठते हैं, उनको निकालने के चक्कर में वो लोग वहां पर लग गए। और ये जितने मॉब थे, ये हम्म। कुछ हिस्सों में बट गए, और बट करके ये गांधीनगर प्रॉपर्टी में चले गए, वहां के लोगों में दंगा और भगदड़ मचाने के लिए, जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं गांधीनगर में, वहां चले गए। अब उसके बाद फिर मैं आपको मतलब इनका बताऊं। इरादा बिल्कुल साफ था नाजिया जी, कि सिर्फ एक इलाके में ही ये सब कुछ ना हो, फैल जाए पूरे हल्द्वानी में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, कि ये पूरे पूरे उत्तराखंड में फैले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आक्रोश यूसीसी का भी था, ये आक्रोश ज्ञानवापी का भी था, ये ये राम आक्रोश मंदिर। राम मंदिर का भी था। ये आक्रोश सिर्फ एक चीज का नहीं था, ये तो इनको पता था, ये तो ये जानते थे कि ये होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, हम 50 साल घसीट सकते हैं केस को, लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों को वहां से निकलना ही था। अब देखिए, मैंने आपको एक लाइन 4365 इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट के बारे में बताया। द पिटिशनर क्लेम्ड they are in possession of valid document that clearly establish their title and valid occupation। जो पिटिशनर था बेचारा, उसको उसके पिटिशन को अप्रूव किया गया, वैलिड डॉक्यूमेंट उसने दिया। रेलवे के विभाग के जो लोग थे, उन लोगों ने भी बताया कि ये पूरे एरिया को इन लोगों ने इलीगली एनक्रोच करके रखा है, दे आर ट्रेसपासर। The Uttarakhand High Court on December 20 ordered demolish of construction over encroached railway land in Haldwani। ये क्लियर एकदम। The High Court had directed that a week notice to be given to the encroachers, after which the encroachment should be demolished। ठीक है। बिल्कुल। There are religious places, school, business establishment and residence on an area spread over 29 acres of alleged encroached railway land in Haldwani। 29 एकड़ पे पूरा कब्जा। और कोई ठीक नहीं है, 1-2 साल के बाद जो है वक्फ बोर्ड पहुंच जाता वहां पर, वो कहता हमारी जमीन है। हमारी जमीन है, फिर लड़ते रहो वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाके। हाँ बोलिए। अच्छा, इनके पीर बाबा लोग तो रेलवे ट्रैक पे भी पैदा हो जाते हैं। हाँ, वहां पे भी मजार बन जाती है, सड़कों के बीच में मजारें बनी होती है। हाँ, इनके पीर बाबा लोग पुकुर, जो तालाब होता है, यहाँ तो बंगाली में पुकुर बोलते हैं, वो तालाब के बीच में भी पैदा हो जाते हैं। मतलब जा करके निकालती है औरतें जो है पीर बाबा को तालाब के बीच में। आप वेस्ट बंगाल में कई ऐसे मजार देखिएगा जो तालाब के बीच में बने हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं, और नवंबर 9 2016, 16 भी बता दे रही हूं मैं, जिन्होंने भी, जिन साहिबा ने भी ट्वीट किया है, उनका जवाब यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। On November 9 2016, the High Court had ordered the removal of encroachment from the railway land within 10 weeks while hearing a PIL filed by Ravi Shankar Joshi। 2016 में ही 9 नवंबर 2016 में 10 हफ्ते का टाइम दिया गया था, और आज कितना है? 2024 9 फरवरी। इतने दिन तक 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल। 8 अच्छा, साल तक कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
उसके बाद फिर ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। हाँ, वहां तो फिर इनकी सुनवाई हुई होगी ना। हाँ, ये जज साहब जो है, चीफ जस्टिस साहब जो है चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा कि भाई इतना, और आम आदमी पार्टी का जो एक वकील है जोशी, वो वही इनका काउंसिल था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतनी कड़ाके की सर्दी में इतने लोगों को निकाला नहीं जा सकता है, नहीं नहीं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर ध्यान कंबल दिया। देने चाहिए, उनको कंबल देने चाहिए थे, उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, नहीं है नहीं, ना। सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड में सुला देना चाहिए था ना, टेंट हाँ बना बना करके, इसमें दिक्कत क्या हाँ, है? बिल्कुल भाई बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 1 करोड़ आदमी वहां पर सो सकता है। टेंट बनवा करके सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड में सुलवाना चाहिए था, किसी को आपत्ति नहीं होती। अब अब आती तो है वैसे भी बात, सुप्रीम कोर्ट का अब तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा परिसर बनने वाला है। पीएम मोदी ने बताया था कि 8,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं उसके लिए। और मैं आपको अभी से भविष्यवाणी कर दे रही हूँ कि 8,500 करोड़ ले भी लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वो और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। और अगर कोई जाकर के मुसलमान, जो हमारे मोदी जी ने कहा भी कि मेरे लिए तो कोई पिटिशन नहीं फाइल हो जाएगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लेगा अगर पिटिशन फाइल होगा तो। ये भी मैं भविष्यवाणी आपको कर दे रही हूँ। बहरहाल, तो हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ये लोग पीआईएल फाइल करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि ठंड में नहीं निकाला जा सकता है। तो बहरहाल अब ठंड खत्म हो चुकी है और हाईकोर्ट का ऑर्डर तो जब का थक था, स्टे बोल करके कोई ऑर्डर था ही नहीं। हम्म, स्टे का एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर होता है, और खास करके सर्वोच्च न्यायपालिका का, भाई वो तो हमें नेट में मिल जाता है। तो जिन मोहतरमा ने पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, वो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायपालिका भारत का, अगर स्टे किया है तो उसका उसका जजमेंट आप डाल दीजिए ट्वीट पर, बिल्कुल कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। और हमें सर्टिफाइड कॉपी भी प्रूफ में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो टेलीफोनिक जजमेंट होता है या जो कंप्यूटर पे जजमेंट आता है, आप उसको डाल दीजिए, लोग अपने आप एसएलपी नंबर डाल करके चेक कर लेंगे कि ये फैक्ट है या गलत या सही है। वो नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि वो डालेंगी तो वो फंस जाएंगी, वो अरेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि न्यायपालिका के साथ खेल नहीं हो सकता है, और स्पेसिफिकली कोई जजमेंट था ही नहीं। तो इसलिए हाईकोर्ट के ऑर्डर को मान लिया गया, और मान करके, वो भी 2016 का है भाई, 9 नवंबर 2016 का ऑर्डर है, तो उसको मान करके वहां पर खाली किया गया है, और 30 तारीख को ही नोटिस दे दिया गया था कि भाई तो हम नाजिया तो जी, नाजिया जी, आप सोचिए कि 2016 का ये ऑर्डर था, और उसके बाद ये जो 7-8 साल है, इसमें और ज्यादा एनक्रोचमेंट हो गया होगा, और ज्यादा चीजें बन गई होंगी। अगर उस वक्त 10 घर थे, आज की तारीख में 4,000 से ऊपर हो गए। तो अगर उसको वहीं पे डिमोलिश कर दिया जाता, तभी तामील हो जाती उस ऑर्डर की, तो आज ही इतना सारा कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली, मैं यही यही मुझे बहुत बुरा लगता है कि आखिर हमारे कानून को इतना ज्यादा कमजोर क्यों बनाया गया है। अरे भाई, एक कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को ना माने कोई, ना माने तो जिस हाथ में पत्थर है उस हाथ में हथकड़ी डालो, जिस जिस हाथ में पत्थर है उस हाथ में हथकड़ी डालो। बहरहाल अंजू जी, मैं पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से वहां के डीएम से लेकर के डीजीपी से लेकर के पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर के और सरकार ने जिस हिसाब से मामले को देखा है और कंट्रोल किया है, वहां तो पूरा का पूरा सीआरपीएफ सब कुछ उतर गया है, 144 लग गया है, कर्फ्यू जैसा हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, एनएसए के द्वारा इसकी पूरी जांच हो रही है, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से उन तमाम जिहादन और जिहादी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ताकि उनको जेल की हिरासतों में डाला जाए। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि 153 ए यूएपीए एक्ट भी लगता है इन लोगों के ऊपर, वो लगना जिसको, जरूरी है। हाँ, जिसको उत्तराखंड के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उनको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि 153 ए यूएपीए एक्ट भी लगता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली मॉब था, ये और पूरा इसका इरादा और मॉब इसका था, इरादा जान से मारना ही था, आग लगाकर। वो तो बच जान गए से खुशनुमा। मारना था। और पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग मॉब जो टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के बटे हैं, गांधीनगर पहुंचे हैं, तो अगर वहां पर पुलिस ने रोका नहीं होता, कंट्रोल नहीं किया होता, तो आज उत्तराखंड में राइट हो रहा होता, कम्युनल राइट हो रहा होता।
तो इनका इरादा इनका इरादा कभी था ही नहीं अपने घर को बचाना। इनका इरादा बिल्कुल भी नहीं था। इनको पता था कि इनके हाथ से ये इंक्रोचमेंट, इलीगल जो ट्रेसपासर है ये आज नहीं कल इनको हटना ही पड़ेगा। इनका इरादा था राम मंदिर का गुस्सा उतारना, ज्ञानवापी का गुस्सा उतारना, यूसीसी का गुस्सा उतारना। उसके बाद फिर जितने जो खूबसूरत माहौल भारत के हो रहे हैं वो इनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कानून के बोलने वाले अब ज्यादा आ गए हैं। कानून की बातें समझाने वाले लोग अब ज्यादा प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं, और कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग में एक चीज आ रही है कि नहीं, ये चीज गैर कानूनी है, ये चीज गैर कानूनी है, तो ये चीज ये मुसलमानों को बुरी लग रही है। बिल्कुल 110% बुरी लग रही है। मैं वाइंड अप करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि भारत का कोई भी धर्म मुसलमानों को हल्के में ना ले। और आपको भी पता है अंजू जी कि पत्थरबाजी कोई नई नहीं है। आप एक बहुत बड़ी एंकर रह चुकी हैं। आपने डे 1 से लेकर के आप आज तक न्यूज से जुड़ी हुई हैं। ये पत्थरबाजी कुछ नया नहीं है। छोटी से छोटी बात, मुस्लिम इलाके में अगर बिजली का बिल नहीं भरता है मुसलमान, और बिजली अधिकारी अगर काटने आ जाता है तो पत्थरबाजी। उसके बाद कोर्ट के द्वारा अपनी जमीन कोई भी अपना वापस लेना चाहता है जजमेंट के बाद, वहां पर पत्थरबाजी, अगर वो मुसलमान एरिया हुआ तो। पानी की कोई दिक्कत हो या सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो पत्थरबाजी। एडुकेशन पर फोकस करने की बात अगर कह दी जाए मुसलमान पाड़ा मोहल्ला में, तो वहां पर से वो नेता कपड़े के साथ वापस नहीं आएगा, नंगा उसको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में आप शिक्षा की बात नहीं कर सकती है। एडुकेशन की बात कीजिएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, पत्थर मारने की बात कीजिएगा तो ठीक होगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात आप कीजिए, जितने भी गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दिए जाने चाहिए, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन जो है वो स्टेट का या कंट्री का वो खराब हो रहा है। तो बस पत्थरबाजी। तो मुसलमान और पत्थर ये चोली दामन का रिश्ता है उनका। जैसे एक बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी उसकी जिंदगी जो है वो खूबसूरत होती है, तभी उसकी जिंदगी पूरी होती है और वो बहुत सिक्योर फील करता है। उसी तरीके से मुसलमानों के हाथ में पत्थर की सबसे ज्यादा जरूरत है, और पत्थर हाथ में लेकर के मुसलमान अपने आप को बहुत सेफ और सिक्योर फील करता है। नाज़िया जी, आपने तथ्यों के साथ जो उत्तराखंड के सीएम ने जो रिपोर्ट जारी की उसको पढ़कर सब कुछ बताया, लेकिन एक तबका तो देखिए छाती पीटना शुरू हो चुका है सोशल मीडिया पर कि बड़ा डर लग रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, इस्लाम खतरे में पड़ गया है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि देखिए शांति दूतों ने कुछ नहीं किया था, ये तो सारा किया धरा पुलिस का ही है। देखिए, जिसको भी मैं और तो कोई क्लैरिफिकेशन दूंगी नहीं, जिसको भी डर लग रहा है, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो हमीद अंसारी हो, जिसको भी डर लग रहा है वो टिकट तो पाकिस्तान या टिकट तो सीरिया कटा सकते हैं। भारत संविधान से चलेगा, और कानून जो कोई भी नहीं मानेगा उसको जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा। बात एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और इस घटना के बाद जिस तरह से देर रात ऑर्डर शूट एट साइट के दे दिए गए थे, आपको लग रहा था कि वहां पर जो पुष्कर धामी है उनको भी योगी 2.0 बनकर बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो इस तरह के हालात को काबू में कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी, योगी 2.0, 3.0, हमें बहुत सारे योगी जी के डबल गैंगर की जरूरत है, बहुत सारे। इस देश को कानून के रास्ते पर चलाने के लिए, इस देश में पहली बार लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत हर राज्यों में, हर राज्यों में। आपको याद होगा, आपने न्यूज में देखा होगा कि जुमा वाले दिन, जिस दिन रात में पूजा हुई थी ज्ञानवापी वाली, और जुमा के दिन दूसरे दिन हमने सेशन भी किया था कि कल नमाज होगी, तो नमाज हुई, और जब वहां पर मीडिया बाइट ले रहा था कि आपने सुकून से नमाज पढ़ लिया, तो लड़के जो हैं मुसलमान लफंदर लड़के, वो क्या कह रहे थे, खौफ में नमाज पढ़ा है। भाई, खौफ में नमाज पढ़ा है मतलब मस्जिद के अंदर तो कोई खड़ा हुआ नहीं था, मस्जिद के अंदर तो तुम्हारा इमाम ही खड़ा हुआ था। अगर अल्लाह का कलाम पढ़ने में तुमको खौफ हो रहा था तो 72 वर्जी नूरों की तारीफ सुन लेते नमाज के दौरान, तो जरा वो खौफ जो है वो चस्के में चेंज हो जाता, कर लेते। इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी।
और ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आपको नमाज पढ़वाया गया, पर बुरा इनको इस बात का लगा कि जितना आदमी था उतना पुलिस था, ये भगदड़ नहीं करवा पाए। ये मकसद तो यही था ना। ये तहखाने में घुस करके अपनी नापाक मकसदों में कामयाब नहीं हो पाए, जिस तहखाने में पूजा हो रही थी। तो इसलिए इनको लगा कि भाई हम तो खौफ में रह रहे हैं, तो भैया जो जो खौफ में रह रहा है भारत में, वो पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता है? भाई हमें बोलो, हम PIL डालेंगे, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे कि भाई ये लोग भारत में खौफ में रह रहे हैं, इनको पाकिस्तान भेज दीजिए प्लीज। हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके जाने का सारा खर्चा सरकार उठाए। और बरेली में जिस तरह की गिरफ्तारी आज दी है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से लगभग निबट गया है, क्योंकि वहां पर योगी राज है। वहां तो खैर देखिए आराम से ही निपटेगा, आराम से ही निपटेगा, मैं बड़ी श्योर होती हूँ। और आज अभी देखिए 1.5 घंटे पहले बुलडोजर लेकर के नगर निगम फिर से एंटर कर गया है उस एरिया में, उत्तराखंड। मैं क्या नाम हल्द्वानी में, हल्द्वानी की ही बात कर रही हूँ कि हल्द्वानी में फिर से वो एंटर कर गया है, क्योंकि क्या ऑर्डर पास हुआ लॉ एंड ऑर्डर का कि भाई जो भी मॉब लेकर के आएगा और जो भी यहाँ पर राइट करने की कोशिश करेगा, गोली उठाओ और मारो। अब देखिए ऐसे ही कानून की जरूरत है भारत को। एक जजमेंट निकला सुप्रीम कोर्ट से, तुरंत इंप्लीमेंट करो। एक जजमेंट निकला हाई कोर्ट से, तुरंत इंप्लीमेंट करो। एक जजमेंट निकला लोअर कोर्ट से, तुरंत इंप्लीमेंट करो। सोचना नहीं है ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, क्या है ये सब, क्या है कानून ये सब देखेगा? ठंडा गर्मी बरसात देखने के लिए बैठा है कानून? भाई हम तो दिन रात सुबह नहीं देखते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े जजेस जो हैं, इतने बड़े बड़े जस्टिस जो हैं, वो ठंडा गर्मी बरसात देखने बैठे हैं? मौसम का अनुमान लगाने का काम टीवी एंकर का है, जस्टिस का नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जैसे फैसला कोर्ट का आदेश है तुरंत उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन फिर अभी तो नाजिया जी, मैं और आप जब बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानवाधिकार का ढोल गले में बांध कर घूमते हैं, वो भी शुरू हो गए हैं। वो जो मैं वीडियोस जिनका जिक्र कर रही हूँ सोशल मीडिया पर, वो दिखाए जा रहे हैं। और देखिएगा शाम होते होते या कल सुबह होते होते ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका होगा और वहां से फिर एक ऐसा फैसला सुनाया जाएगा कि नहीं, इस पे रोक लगा दी जाए। तो ये सब भी होगा। ये तमाशा इसी देश में हो सकता है। एक तरफ कानून, मतलब हाई कोर्ट कुछ और कहता है, सुप्रीम कोर्ट उसे एकदम हटा देता है। ये इसी देश में हो सकता है। और आप तो कानून की जानकार हैं, आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि ऐसा किस एजेंडे के तहत होता है, क्यों, किसके लिए होता है, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन आज आपने हल्द्वानी को लेकर, उसके आसपास जो पूरा मामला है उसको लेकर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, नाजिया जी, मेरे लिए आपने खास तौर पर समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अंजू जी।